चलिए देखिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का इतिहास। ठीक है, इतिहास का जो पहला चैप्टर है भौगोलिक खोज है। ठीक है, हम लोग भौगोलिक खोज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका भौगोलिक खोज और क्लास है आपका 9th। ठीक है, इतिहास सब्जेक्ट है आपका इतिहास। ठीक है, चलिए तो हम इतिहास को पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला इसमें दिया है कि भौगोलिक खोजें। ठीक है, यानी कि भौगोलिक खोजें क्या है, सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना है। चल देखिए, कह रहा है कि विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आधुनिक युग के आरंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा है उनमें यह खोजें भी शामिल हैं। देखिए, कह रहा है कि अगर विश्व इतिहास की हम बात करें, ठीक है, विश्व इतिहास की अगर बात करें तो उन इतिहास में, ठीक है, यानी कि उन इतिहास में समुद्री यात्राओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, क्योंकि समुद्री यात्राएं जो हुई हैं इनमें भी बहुत सारी जो घटना है वो घटित हुई है। ठीक है, तथा जो भौगोलिक खोजें हैं, ठीक है, यानी कि जो भौगोलिक खोज हुआ है उसको, अब आपसे पूछा कि भौगोलिक खोज क्या है, तो देखिए भौगोलिक खोजें क्या कर, जैसे मान लीजिए कि देखिए भौगोलिक खोजें का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये रहा आपका कोई ज़मीन, इधर भी पानी है इधर भी पानी है। ठीक है, और बीच मान लीजिए कि हर तरफ क्या है कि पानी है और बीच में क्या रहेगा, ज़मीन रहेगा। यही कहलाएगा आपका, जैसे मान लीजिए कि एक भौगोलिक हो गया, एक जगह हो गया। ठीक है, एक इस खोज को हम कहेंगे कि भौगोलिक खोज। चल देखिए, अगर कि शामिल है इनकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई, जो मध्य युग के अंतिम चरण से ही आरंभ हो गई थी। इस कार्य में यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई और यह कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया। देखिए, कहा कि भौगोलिक खोजों ने सबसे आगे कौन थे, तो कौन था, यूरोप ये था। ठीक है, यानी कि जो यूरोपीय देश थे वो क्या थे, अग्रणी थे, यानी कि आगे थे क्या करने में, भौगोलिक खोजे में, भौगोलिक खोज को करने में वो अग्रणी थे, आगे थे। है कि यह बात और है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाला देश स्पेन एवं पुर्तगाल इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। देखिए, दो देश था, एक था स्पेन और एक था पुर्तगाल। ठीक है, यह जो दो देश थे, यह शुरुआत किए, यही दो देश शुरुआत किए थे भौगोलिक खोज को करने में, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो दोनों देश है वो पिछड़ते चले गए। ठीक है, और नए देश जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, तत्पश्चात जर्मनी को इस दिशा में अधिक सफलता मिली। ठीक है, ये देश पीछे चले गए और ये जो देश है धीरे धीरे आगे चलते गए और इन्हें सफलता मिलती गई। देखिए आगे क्या था कि हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क के कारण रहा है। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था। प्राचीन एवं मध्यकाल में भी यूरोप एवं एशिया के मध्य प्रायः इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता था, परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो था, यानी कि विद्वान विद्वान था, लेकिन शेष विषय से उनका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के अन्य हिस्से इत्यादि। यद्यपि 13वीं शताब्दी में भारत से होकर चीन तक की यात्रा विद्वानों ने यूरोपियनों को दक्षिण पूर्वी एशियाई समृद्धि का एहसास तो कराया था, परंतु इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कालांतर में व्यापक स्तर पर हुए भौगोलिक खोजों तथा उससे प्राप्त उपलब्धियों ने यूरोप में आधुनिक युग का मार्ग जो है वह प्रशस्त किया था। ठीक है, देखिए इसमें एक देखिए पॉइंट बना कर लिखा है कि पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलय खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। चलिए देखते हैं आगे। दूसरा का है, दूसरा में कह रहा है
कि मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का हम यदि अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह काल सामंती प्रवृत्ति का काल था। देखिए पूछेगा कि जो मध्यकालीन समय था वह किस प्रकार का काल था, तो वो था आपका सामंती प्रवृत्ति का काल था। ठीक है, देखिए सामंती, इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप, ठीक है, उदार एवं मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अल्प एवं अंधविश्वास से युक्त था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण सामुद्रिक व्यापार भी सीमित था। मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी क्या है कि चपटी है। जो पहले के जो लोग थे, मध्ययुगीन के जो लोग थे, उनको यह विश्वास था कि जो पृथ्वी है वो चपटी है, इस प्रकार की चपटी हुई पृथ्वी है ऐसे। ठीक है, चपटी पृथ्वी है एवं समुद्र में अधिकतम दूरी तक जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का भय बना रहता था। समुद्री यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण एवं असाध्य थी। देखिए जहाज छोटे एवं असुरक्षित थे तथा गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भरता थी। कंपास का कुतुबनुमा जैसे दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अभी नहीं हुआ था। ठीक है, अतः दिग्न भ्रमित होकर समुद्र में भटक जाने का भय भी बना रहता था। यानी कि कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं था, अगर समुद्र में जाएंगे तो फिर वापस कैसे आएंगे, ये भी डर बना रहता था। समुद्री यात्राओं के लिए राज्य की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी। देखिए अगर कोई भी समुद्री यात्रा कर रहा है तो उसको किसी भी प्रकार से राज्य की ओर से सहायता नहीं मिलती थी। ठीक है, चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए। इस विषम परिस्थिति में नाविकों एवं व्यापारियों द्वारा अटलांटिक यानी कि अंध महासागर जैसे महासागर की यात्रा करना अत्यंत क्या था कि दुष्कर था, अत्यंत दुष्कर था। देखिए भौगोलिक खोजों के पृष्ठभूमि लिखेंगे। इस बीच यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसके प्रभाव स्वरूप यूरोप मध्ययुगीन मानसिकता से निकलने को उद्यत हुआ। 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम यानी जो कि आधुनिक इजराइल में स्थित है पर अधिकार के मुद्दे को लेकर हुए धर्म युद्ध में जब यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों से पराजित हुए तो सामंती गौरव के मिथ्याभिमान से ग्रसित यूरोपीय दंभ टूटने लगा, परंतु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। धर्म युद्ध के दौरान ही यूरोपियनों को यह महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए। इस घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि भी तैयार की। देखिए आगे है आपका, देखिए मध्य युग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया। इधर 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था, परंतु 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निरापद नहीं रहा। ठीक है, यानी कि 1453 ईस्वी के बाद इस रास्ते से व्यापार करना मतलब उतना आसान नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि बहुत सारे लोग हो गए, डाकू वगैरह हो गए जो कि पैसे को छीन लेते थे, इनके सामान को छीन लेते थे, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया था। ठीक है, और साथ में जो तुर्क लोग थे वो इसके बदले बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे। ठीक है, जिसका हल ढूंढना यूरोपियनों के लिए आवश्यक था। देखिए इस काल में हुए नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा एवं नौसेना के विकास को आसान कर दिया। यूरोपियनों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्री तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई, जिससे बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था, जो
देखिए जो ठीक है सामुद्रिक अभियानों में काफ़ी सहायक था। अब मानचित्र में काफ़ी सुधार हो चुका था। इस संदर्भ में एस्ट्रोलोब अक्षांश जानने का उपकरण भी महत्वपूर्ण था। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाली जहाज कैरावल बनाया। ठीक है, हालांकि पुर्तगालियों ने एक जहाज बनाया था जिस जहाज का नाम था कैरावल, जो कि बहुत ही हल्का था और साथ में बहुत ही तेज भी चलता था। ठीक है, देखिए इसके बाद देखा था कि इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। इसी क्रम में 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणम बिंदु उत्तम आशा अंतरिप तक पहुंच गया। ठीक है, यानी कि बार्थोलोमियो डियाज कहाँ पहुंचा था 1488 में। कब पहुंचा था 1488 में, कहाँ पहुंचा? उत्तम आशा अंतरिप। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि उत्तम आशा अंतरिप का खोज किसने किया था, तो बार्थोलोमियो डियाज ने। या फिर इसको इंग्लिश में पूछेगा केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था, तो बार्थोलोमियो डियाज ने। तो पूछेगा कब किया था, तो 1488 में, 1488 ईस्वी में। ठीक है, देखिए 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। ठीक है, और साथ में जब अमेरिका की खोज की गई तब कब की गई थी, 1492 में अमेरिका का खोज किया गया है। किसने किया था, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने। आगे 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक देखिए साहसी नाविक वास्को डी गामा उत्तम आशा अंतरिप होते हुए भारत के मालाबार तट, केरल के कालीकट में, ठीक है, तक पहुंच गया, जहां स्थानीय शासक जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया। ज्ञात है कि वास्को डी गामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संसाधनों का भी योगदान था। भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से देखिए वास्को डी गामा से वास्को डी गामा कितने जी दक्षिण अफ्रीका में हुई तथा इसी के सहयोग से उसे भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया। इससे यूरोपियनों के साहस में वृद्धि हुई। वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजारों में बेचा गया। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियनों की एक नई उपलब्धि थी, जिसे 1492 में ही कोलंबस ने प्राप्त किया। यद्यपि देखिए कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यह निवासियों को रेड इंडियन कहा और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। कहाँ के निवासी को? अमेरिका के निवासियों को क्या कहा जाता है, तो रेड इंडियन। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुची ने इस दुनिया का विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बनाया। इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। ठीक है, इसने तो अमेरिकी वेस्पुची 1519 में मैगलेन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया। अब आपसे पूछेगा कि पूरी दुनिया का चक्कर सबसे पहले किसने लगाया था? जहाज से, यानी कि थल से नहीं, थल से, ठीक है, यानी कि पानी से होते हुए, समुद्री रास्ते से होते हुए। ठीक है, तो किसने लगाया था? तो मैगलेन ने। कब लगाया था? 1519 ईस्वी में। 1519 ईस्वी में मैगलेन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। ठीक है, देखिए और यह धारणा की पुष्टि हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं। आगे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की, साथ ही साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेला प्रमुख थी। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तथा लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। ठीक है,
यहाँ तक ले मतलब आपका पूरी दुनिया की जानकारी जो है हो चुकी थी इतना समय तक। देखिए ये चित्र दिया हुआ है समुद्री खोज भारत का ही चित्र है। देखिए थोड़ा सा जूम नहीं था, छोटा करते। देखिए किस प्रकार से है, ये पूरा भारत का ही चित्र था यहाँ से यहाँ तक। आपने इसे अलग कर दिया गया है। देखिए अब तो इसको काट दिया गया, मतलब छोटा कर दिया गया है। सब पहले भारत का ही क्षेत्र था इतना बड़ा। चलिए आपको आगे बताते हैं। देखिए आगे है, कह रहा है कि भौगोलिक खोजों के, यहाँ पर कुछ लिखा है दिख नहीं रहा है, परिणाम है शायद, ठीक है लिखेंगे। देखिए कि भौगोलिक खोजों के परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के एक बृहद भूखंड से परिचित कराया। और देखिए बृहद भूखंड कहने का मतलब एक बहुत ही बड़ा भूमि का टुकड़ा, ठीक है, ज़मीन का हिस्सा, एक बहुत ही बड़ा ज़मीन का हिस्सा जिससे लोगों का मतलब लगाव नहीं था, वैसे जगहों से मतलब परिचय कराया यह एक खोज ने, ठीक है। देखिए कराया, उसके बाद कह रहा है कि विश्व के देश विश्व के देश एक दूसरे से संपर्क में आए। एशिया और यूरोप की विभिन्न साम्यताओं का जो पहले से विलग थी परस्पर संपर्क स्थापित हुआ। नए देशों की जो खोजों के द्वारा न केवल नए उपनिवेशों के साथ व्यापार करने को प्रोत्साहन मिला, वरन उन्होंने वहां अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार करने का भी प्रयास किया, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यूरोपीय उपनिवेशवाद के रूप में उभर कर सामने आया। अपनी विकसित एवं भौगोलिक आवश्यकताओं के निमित्त इन्होंने उन देशों का शोषण किया जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। भौगोलिक खोजों के परिणाम निम्न रूपेण स्पष्ट किए जा सकते हैं, ठीक है, यानी कि अलग अलग इसे हम स्पष्ट कर सकते हैं जो भौगोलिक खोज है उनको। देखिए सबसे पहला है कि व्यापारिक वाणिज्य पर प्रभाव। व्यापारिक वाणिज्य पर क्या प्रभाव पड़ा, लिखेंगे कि नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक शाखा का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप में विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा, ठीक है। देखिए आगे है, कहा है कि नए देशों की खोज से के पूर्व व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था, परंतु अब इसका स्थान अटलांटिक, हिंद तथा प्रशांत महासागर ने ले लिया। फलतः पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, एंटवर्प आदि शहर विश्वव्यापी व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए और यूरोपीय व्यापार पर इटली का एक अधिकार जता रहा। इसके बदले स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस का प्रभाव बढ़ गया। कालांतर में अपने विशाल साम्राज्य को संभालने में स्पेन और पुर्तगाल इतने निम्न हो गए कि उन्होंने अपना साम्राज्य ही खो दिया, ठीक है। यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों से आयातित बहुमूल्य धातु, विशेषकर अमेरिका से आयातित सोना तथा चांदी ने अर्थव्यवस्था के रूप को ही बदल दिया। फलतः 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही। पूछेगा कि कितने वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही, लिखेंगे 80 वर्षों तक, ठीक है। देखिए इसका कहा कि इससे मुद्रास्फीति की स्थिति काफ़ी हो गई, ठीक है, स्थिति उत्पन्न हो गई। बदले हुए आर्थिक स्वरूप में व्यापार की प्रधानता बनी और वर्ग संबंधों में परिवर्तन आने लगे। इसके फलस्वरूप समाज के सामंती वर्ग के बदले में व्यापी वर्ग का प्रभाव जो है वो बढ़ने लगा।
बहुत ज़्यादा हो गया जी, 20 मिनट का हो गया है। अभी कितना है देखते हैं, 1 2 3, 2 ही है। चलिए इसे आज ख़त्म ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए इसका मतलब है कि 2 नंबर में कि औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। लिखेंगे कि भौगोलिक खोजों के उपरांत उपनिवेशों की स्थापना के रूप में साम्राज्य का विकास जारी रहा और यूरोपीय राष्ट्रों में तीव्र प्रतिस्पर्धा भी चलती रही। इसके फलस्वरूप व्यापार के माध्यम और स्वरूप में भी परिवर्तन आए। व्यक्तियों की जगह अब संगठित व्यापारिक कंपनियों ने व्यापार का संचालन आरंभ किया और इसी उद्देश्य से विशेषाधिकार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ये कंपनियां प्रयत्नशील हुई। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में ऐसी कंपनियां स्थापित हुई। इनमें से कुछ कंपनियां व्यापारियों के द्वारा प्रायोजित थे और कुछ राज्य द्वारा। आगे देखिए अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीपों समूहों में उपनिवेश एवं बस्तियां बसाई गईं। प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहे, परंतु 16वीं सदी के अंत तथा 17वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस भी शामिल हो गया। देखिए आगे है आपका 3 नंबर कि वाणिज्यवाद एवं विकास। वाणिज्यवाद का विकास। नए देशों की खोज तथा व्यापार के वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। इस आर्थिक व्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ी। सोने की महत्ता ने यूरोपीय देशों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने एवं चांदी की लूट हुई। साथ साथ इसका भंडारण भी किया जाने लगा। इन भंडारों की प्राप्ति में स्पेन जो है सबसे अग्रणी रहा। ठीक है, पूछेगा कि सोने चांदी के भंडारण में कौन अग्रणी था, तो लिखेंगे स्पेन। ठीक है, जो स्पेन देश है वो सबसे आगे था सोना एवं चांदी को भंडार करने में, अपने पास रखने में। देखिए चौथा है कि ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। लिखेंगे उत्तर कि जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है कि भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया। धर्म युद्धों की असफलता के कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो धीमा पड़ गया था, नए भौगोलिक खोजों ने इसमें प्राण डाल दिए। ईसाई धर्म प्रचारों ने अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका के दुर्गम स्थलों में जाकर अपना धर्म प्रचार किया, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर एक जबरन धर्मांतरण एवं सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया और इसका विरोध भी हुआ। दूसरी तरफ धर्म के व्यापक प्रसार ने चर्च की प्रभुसत्ता को कम किया। भौगोलिक खोजों के कारण हुई ज्ञान में वृद्धि से तत्कालीन धर्म के विश्व में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। धर्म को भी तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा, जिसने धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। देखिए आगे 5 नंबर है कि दास व्यापार का विकास। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की महत्ता दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। नए अन्वेषित क्षेत्रों अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाज़ारों में बेचा जाने लगा। कि अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया, 3 गो देश अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी जो थे, उन सभी को पकड़ के यूरोप के बाज़ारों में बेचा जाने लगा। आदमियों को क्यों बेचा जा रहा था? उन्हें से बेचने के बाद वह जो व्यक्ति खरीदता था वह उनसे पूरा मतलब मन भर काम करवाता था। खाना पीना दो चाहे मन दो, काम करवाते रहो पूरा, बंधुआ मजदूर की तरह। ठीक है, आरंभ में गुलामों का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर था, किंतु 16वीं शताब्दी के अंत में इसने बाकायदा व्यापार का रूप धारण कर लिया। इन गुलामों से जंगल को काटने, खेती करने, सड़क बनाने, जहाज में ईंधन झोंकने आदि कठिन कार्य करवाए जाते थे तथा इन पर अमानवीय बर्बर अत्याचार किए जाते थे। इस प्रकार भौगोलिक खोजों का यह नकारात्मक परिणाम था कि इसने
तथा कथित सभ्य एवं विकसित लोगों द्वारा अविकसित भोले भाले एवं कमज़ोर लोगों का शोषण किया गया। इसमें बहुत जमकर शोषण हो रहा था। ठीक है, आगे करके भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। देखेंगे कि भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर अंगुली उठने लगी। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। इसका संदेश स्पेनिश सिक्के सामने और भी है से क्या है कि स्पष्ट होता है। आपसे पूछेगा कि स्पेनिश सिक्का का नाम क्या है, तो लिखेंगे कि सामने और भी है, सामने और भी है। ठीक है, इस सिक्के का नाम है कि सामने और भी है, स्पेनिश सिक्का का नाम है। चल देखिए कि बढ़े हुए सामुद्रिक गतिविधियों में समुद्री यात्राओं में उपयोगी विभिन्न उपकरणों अर्थात नक्शे, कंपास, नक्षत्र प्रणाली आदि के विकसित होने का अवसर प्रदान किया। इससे संबंधित विद्वानों एवं पेशेवर वैज्ञानिक के वर्ग का जन्म हुआ। कालांतर में इसी वर्ग ने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, यानी कि निभाई थी। ठीक है, देखिए आगे है कि अन्य परिणाम, कुछ अन्य परिणाम भी हुए हैं। भौगोलिक खोजों से विभिन्न प्रकार के नवीन फसलों का अंतर महाद्वीपीय आदान प्रदान हुआ। जैसे यूरोप में कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ तथा यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू का भारत जैसे देशों में आगमन हो गया। ठीक है, भारतीय फसल आम, गन्ना आदि दूसरे क्षेत्र में चले गए। ठीक है, यानी कि बहुत सारे जो ये सब फसल है वो दूसरे देश से भारत में आए और भारत के जो भारतीय फसल था वो दूसरे देश में चला गया। ठीक है, चलिए देखिए यार चलो देखिए, इस प्रकार कहा जा सकता है कि भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई। विचारों में परिवर्तन आए तथा वैज्ञानिक विचारों को मान्यता मिली। धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगे। दूसरी तरफ नए क्षेत्रों के अन्वेषणों तथा नवीन मार्गों की खोज के फलस्वरूप पूंजीवाद, वाणिज्य और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। इसने दुनिया को यूरोपीयकरण कर दिया। ठीक है, चलिए हो गया आपका चैप्टर नंबर 1 पूरी ख़त्म है। अब हम लोग इसको आज बता देगा, ये कल बताएंगे। चलिए इसको हम कल वाले वीडियो में आपको इसका पूरा आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज छोड़ देते हैं, आज बहुत ज़्यादा हो गया है, लगभग